नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। बिहार के भूगोल को हम पढ़ रहे हैं और बिहार के भूगोल में हमने बिहार का सामान्य परिचय, भौगोलिक परिचय उसका देख लिया, बिहार की भू आकृति देख ली है। अब बारी आती है बिहार के जलवायु के बारे में पढ़ने की। बिहार में जो रैन पैटर्न है वो कैसा है और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। बिहार को आप देखेंगे तो अगर ये बिहार है, इसको आप बिहार अगर ये है तो यहां पर आपका यूपी है और यहां पर आपका है पश्चिम बंगाल। जो जलवायु की प्रवृत्ति है, आपको पता है भारत में एक दक्षिण पश्चिम मानसून यहां से आता है। एक शाखा इसकी अरब सागर की शाखा हो जाती है, दूसरी शाखा इसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाती है। तो अगर जो साइड पश्चिम बंगाल के साइड में पड़ेगा तो पश्चिम बंगाल के साइड वाले इधर आप देखेंगे तो यहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और जो इधर पड़ेगा यहां पर ह्यूमिडिटी कम होगी, अपेक्षाकृत ये शुष्क रहेगा। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदानी भाग बिल्कुल हिमालय के निकट स्थित है। ये वाला जो मैदानी भाग का उत्तरी हिस्सा है और पूर्व से पश्चिम की ओर आप देखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर पूरा खुला हुआ मैदान ही आपको मिलेगा। और इस खुले हुए मैदान में जो पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवाएं आती हैं, आर्द्र हवाएं, वो इधर से पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो आर्द्रता होगी वो इधर होगी और धीरे धीरे आर्द्रता की मात्रा इधर कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर आर्द्रता की मात्रा कम होती चली जाएगी तो पश्चिम बंगाल की तरफ वाला जो बिहार का साइड है वहां पे आर्द्रता ज्यादा होगी और इधर आर्द्रता की मात्रा कम, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के साइड वाला हिस्सा है वहां पर क्या होगा, वहां पर आर्द्रता कम होने के कारण ये उपोष्ण क्षेत्र होगा। तो इधर वाले क्षेत्र को हम आर्द्र क्षेत्र कह सकते हैं और इधर वाले क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, उपोष्ण क्षेत्र कह सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई निश्चित विभाजन नहीं होता है, क्षेत्रवार थोड़ा थोड़ा अंतर आपको मिलेगा, लेकिन इस तरीके से विस्तार आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तव में बिहार किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है, यहाँ की जलवायु कैसी है, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको कहना है कि अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से ये, अगर अक्षांश की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये उपोष्ण जलवायु क्षेत्र है, उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा, कैसा क्षेत्र है? उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। हालांकि पूरब में आर्द्रता ज्यादा है, पश्चिम में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाएगी। यहां की जलवायु जो होगी वो उपोष्ण या अर्धशुष्क जलवायु पाई जाएगी, अर्धशुष्क जलवायु पाई जाएगी। इधर की आपकी जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु पाई जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन अगर पूरे बिहार को अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से देखेंगे तो यहां की जलवायु उपोष्ण हो जाएगी। ठीक है, क्या यहां पर चक्रवातों का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी के निकट है, चक्रवातों का प्रभाव पड़ेगा। जब गर्मी का महीना आएगा, जब गर्मी के महीने में राजस्थान के क्षेत्र में निम्न दाब का विकास हो जाएगा, वहां पे हवाएं गर्म होंगी। ज्योग्राफी जब भी आप पढ़िए तो कॉन्सेप्ट देखिए, जहां पे टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पर प्रेशर लो होगा। तो अगर राजस्थान का एरिया यहां वाला देखा जाए, इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां पे लो प्रेशर का विकास हो जाएगा। तो लो प्रेशर का विकास जो ये होता है, ये बिहार तक भी पहुंच जाता है, झारखंड तक भी पहुंच जाता है, उड़ीसा तक भी पहुंच जाता है, इसका प्रभाव पड़ता है। और इस लो प्रेशर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में हाई प्रेशर होता है, तो इधर लो प्रेशर होगा और यहां पर बंगाल की खाड़ी में हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वर्षा की जो मतलब जो हवाएं हैं वो आर्द्रता लेके आएंगे। तो बीच में पड़ेगा बिहार, पश्चिम बंगाल के बगल बंगाल की खाड़ी, और यहां से आर्द्रता लेके ये आ रही है। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल फिर बिहार पड़ेगा, तो यहां पे ठीक ठाक मात्रा में बारिश होगी। ठीक है, अब बात करें अगर हम ऋतुओं की, तो ऋतु के अनुसार भी बिहार की जलवायु बदलती रहेगी। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में
हवाओं का जो मार्ग है वो परिवर्तित होता रहेगा, क्योंकि हवाएं कैसे चलती हैं? हवाएं चलती हैं वायुदाब के कारण। और वायुदाब कैसे बनता है भाई? हवा कैसे चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलेगी। और वायुदाब का विकास कैसे होगा? टेम्परेचर से। जहां पे हाई टेम्परेचर रहेगा वहां पे लो प्रेशर रहेगा, और जहां पे टेम्परेचर लो रहेगा वहां पे प्रेशर हाई रहेगा, और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो जैसे जैसे परिवर्तन टेम्परेचर में होगा वैसे ही इसमें परिवर्तन होता रहता है, पैटर्न एक निश्चित नहीं रहता है। ग्रीष्म काल में देखेंगे तो पश्चिम से आने वाली जो गर्म हवा की हम बात करते हैं, लू की बात करते हैं, तो लू भी यहां पर चलेगी। बिहार का जो उत्तर पूर्वी भाग होगा, जो इसका मैदानी क्षेत्र होगा बिहार का, ये उत्तर पूर्वी भाग, ये पूरा मैदानी क्षेत्र, ये लू के प्रभाव में भी आ जाएगा। लू चलती है ना गर्मी के दिनों में, और लू लगने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्यगत समस्याएं हो जाती हैं। तो जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होगा वैसे वैसे यहाँ पर आपको हवाओं के पैटर्न में परिवर्तन मिलेगा। जलवायु एक रूप में देखेंगे तो मानसूनी प्रकार की यहाँ पे जलवायु है। मानसून जितना अच्छा होगा उतनी वर्षा यहाँ पर ज्यादा होगी, मानसून जितना कम होगा वर्षा कम होगी। लेकिन समुद्र तट के बिल्कुल निकट नहीं है तो जलवायु में विषमता भी पाई जाएगी। जो क्षेत्र समुद्र तट के बिल्कुल निकट होते हैं वहां पर समान रूप की जलवायु पाई जाती है, वहां पे बहुत अंतर नहीं पाया जाता है क्योंकि समुद्री प्रभाव उन पर पड़ता है। लेकिन बिहार समुद्र के किनारे तो है नहीं, तो यहाँ पर जलवायु में विषमता पाई जाएगी। जैसे जैसे तापमान और वर्षा बदलेगा जलवायु भी बदल जाएगी। ठीक है, अब अगर स्पष्ट तौर पर देखें तो यहाँ पे 3 ऋतुएं आपको मिलेंगी, और वो 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? एक आपकी ग्रीष्म ऋतु है, एक आपकी वर्षा ऋतु है, और एक आपकी शीत ऋतु है। ये स्पष्ट तौर पर 3 ऋतुएं आपको देखने को यहां पर मिलेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे मौसम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये तीनों ऋतुएं बिहार में स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि अगर ये ऋतुएं देखने को मिल रही हैं तो इन ऋतुओं का यहां पर क्या मतलब, ऋतुओं के हिसाब से इनका मौसम या इनकी विशेषताएं आप देखें कि मौसम पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी विशेषताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। बात समझ में? इसको एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। तो एक मिनट, ये आपकी बिहार की जलवायु है। 1 मिनट। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मतलब ऐसे ही समझ में आ जाएंगी, और अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको समस्या होगी, निश्चित तौर पर समस्या होगी। तो बिहार की जलवायु को समझने के लिए यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऋतुओं के हिसाब से इनकी विशेषताओं को देखना है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु कब शुरू होती है? अगर यह सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो यहां पर जो ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च से शुरू होती है। कब शुरू होगी? मार्च से शुरू होगी, और कब तक रहेगी? ये जून तक रहेगी। मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु पाई जाएगी, है ना। टेम्परेचर कब ज्यादा होगा? अप्रैल मई के महीने में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। मई के महीने में हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, मई में अधिकतम तापमान होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर मई में पाया जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाएगा। ठीक है, लगभग आप ये मान सकते हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मई में तापमान यहां पर आपको मिलेगा। अब गर्मी के महीने में ही मानसून का आगमन होता है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मानसूनी हवाएं कब यहां पर आती हैं, या मेंस में आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि मध्य जून में तापमान कम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पे मानसूनी हवाएं आ जाती हैं। तो मानसून कब आता है? मानसून का प्रवेश होता है यहां पर मध्य जून में। थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर हो सकता है क्योंकि मानसून का हर साल पैटर्न जो पाया जाता है वो अलग अलग पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र बिल्कुल पास है, वहां पे चक्रवाती तूफान आते हैं, तो यहां पर तूफानी वर्षा भी होती है, चक्रवातीय वर्षा भी होती है।
है ना। गर्मी के महीनों में यहाँ पर चक्रवातीय वर्षा भी होती है, जिसको हम तूफानी वर्षा के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे मानसून आएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा और गर्मी के महीनों में ही यहां पर लू चलती है। यही गर्मी के महीनों में ही देखेंगे तो लू का प्रकोप पाया जाता है, लू का प्रकोप पाया जाता है। और लू के प्रकोप में पूरा जो मैदानी भाग है, पूरा गर्म हवा, लू का मतलब है गर्म हवा, है ना, हॉट एयर। तो लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान का जो पूरा क्षेत्र है ना, गंगा का दक्षिणी मैदान, ये विशेष तौर पर आता है। दक्षिणी मैदान, पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं गंगा का मैदान कौन सा उत्तरी है, कौन सा दक्षिणी है, ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। तो गंगा का जो दक्षिणी मैदान है, यानी कि गंगा के मैदान, ये पूरा गंगा का मैदान है, तो इसमें जो दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में आपको क्या मिलेगा, यहां पर लू का प्रकोप भारी मात्रा में मिलेगा। बात समझ में आई? इसका मतलब ये नहीं है कि अलग लू की हवाएं जा नहीं सकती, लू चल नहीं सकती, लेकिन यहां पर प्रकोप ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई? पठारी भाग में इनका तापमान कम हो जाएगा, जो ये हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं धीमी पड़ जाएंगी, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां का रहता है, एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो कहां का रहता है, हाईएस्ट टेम्परेचर किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो अधिकतम तापमान जो रहता है, अधिकतम तापमान ये गया में रहता है। गया जिले में ये दर्ज किया जाता है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जो गया जिले में पाया जाता है। बात समझ में? दूसरी ऋतु है यहां पर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की बात की जाए तो वर्षा ऋतु कब आएगी, जब मानसून का आगमन होगा। और मानसून का आगमन हमने आपसे कहा है कि मध्य जून में हो जाता है। तो मध्य जून में यहां पर मानसून के आगमन के साथ वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। मध्य जून में मानसून के आगमन के साथ ये शुरू हो जाती है। मानसून के आगमन के साथ ये शुरू हो जाती है, यानी कि मानसून आया तो यहां पे वर्षा ऋतु शुरू हो गई, है ना। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। जुलाई अगस्त में मैक्सिमम वर्षा होती है। मैक्सिमम जो है वो वर्षा होती है। और वर्षा ऋतु में एक चीज ये ध्यान रखना है कि किस शाखा से ये वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से यहां पर वर्षा होती है। कौन सा आएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून यहां पर आता है, उसी से वर्षा होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये अगर इंडिया है तो यहां से ये दो भागों में बढ़ता है। ये अरब की सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखा, और दूसरी यहां पर बंगाल की खाड़ी की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसी की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, जिससे यहां पर वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेके पवन आती है और यहां पर वर्षा करती है। ये ध्यान रखना। कौन वर्षा करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो बिहार में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून का गिफ्ट मानी जाती है, उसका उपहार मानी जाती है। अब एक सवाल आपसे यहां पर अक्सर पूछ लिया जाता है कि वर्षा की मात्रा किस दिशा में कम होती है ना। तो मैंने आपको बताया। अब यहां पर इस मैप में अगर आप आए तो इस मैप में आप आसानी से समझ सकते हैं। इधर से अगर मानसून पवने आ रही हैं, है ना, ये मानसून पवने आ रही हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से, तो यहां पर वर्षा ज्यादा कहेंगे। और इधर से इधर जाने पे इधर रहेगी मैक्सिमम और यहां पर हो जाएगी मिनिमम। और ये देखिए यहां पर आ रही हैं, तो ऐसे देखें तो यहां पर वर्षा हो जाएगी मैक्सिमम और यहां पे वर्षा हो जाएगी मिनिमम। तो इस तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो वर्षा की मात्रा है, वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है और उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। वर्षा आप देखेंगे तो पूरब से
पश्चिम और उत्तर से दक्षिण घटती है, इसकी मात्रा जो है ये घटती चली जाती है, इसकी मात्रा घटती चली जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक वर्षा यहां पर और होती है, कौन सी वर्षा है? आप देखेंगे एक मॉनसून जब लौटता है ना, रिट्रीट ऑफ मानसून जब होता है, तो रिट्रीट ऑफ मानसून के समय दक्षिण पश्चिम मानसून का जो प्रवाह है वो शिथिल पड़ जाता है और हवाएं मंद गति से विपरीत दिशा में बहने लगती हैं, विपरीत दिशा में हवाओं का बहाव होने लगता है। और ये स्थिति होती है अक्टूबर के महीने में। और जैसे मानसून ये शिथिल पड़ता है, मानसून लौटता है, मानसून लौटते समय यहां पर हवाएं उल्टी दिशा में चलेंगी, इधर से इधर हवाएं चलेंगी, दक्षिण से उत्तर की ओर हवाएं चलेंगी, पश्चिम से पूरब की ओर हवाएं चलेंगी। और ऐसे समय में थोड़ा सा ठंडापन आपको महसूस होगा, ठंडी हवाएं चलने लगेंगी और इसको माना जाता है कि अब शरद ऋतु आ गई है। इसको क्या माना जाता है? शरद ऋतु का संकेत इसको माना जाता है। और जैसे मानसून समाप्त होगी, मानसून समाप्त होगी तो टेम्परेचर उस समय कम हो जाएगा, पश्चिम से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। इनको पश्चिम से चल रही हैं तो पछुआ हवा कहा जाएगा। और ये जो पछुआ हवा है, इस पछुआ हवा के कारण मौसम ठंडा हो जाएगा, शरद ऋतु आ जाएगी। यानी कि मध्य अक्टूबर के बाद में शीत ऋतु या शरद ऋतु, चाहे शीत ऋतु कहा जाए चाहे शरद ऋतु कहा जाए, तो मध्य अक्टूबर में लौटते हुए मानसून के कारण शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। बात में समझ आई? अब टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर घटते 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 दिसंबर जनवरी में आप देखेंगे तो सबसे कम टेम्परेचर, ठंडक उसी समय पड़ती है ना, सबसे कम टेम्परेचर उसी समय मिलेगा, 7.5 डिग्री से 10.5 डिग्री के बीच में मिलेगा। ठीक है। और इसी समय जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, उनका भी प्रभाव यहां पर पड़ेगा। तो ठंडक के महीने में जो वर्षा होगी वो क्या होगी? वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के कारण होगी। तूफानी मौसम होगा, घनघोर वर्षा होगी। दिसंबर जनवरी में ठंडक इससे खूब बढ़ जाएगी। तो दिसंबर जनवरी के महीने में ये जो वर्षा होगी वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से के कारण होगी। दिसंबर जनवरी में भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो चक्रवाती तूफान आएंगे उनसे वर्षा होगी। क्षेत्र के चक्रवातीय तूफान से वर्षा होगी। बात समझ में? उससे वर्षा हो जाएगी। अब ठंडक खूब ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जो वर्षा होती है ये रबी फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। ये जो वर्षा है ये किसके लिए लाभदायक होती है? रबी फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। यहां पर लिख दीजिए, रबी फसल के लिए लाभदायक। रबी फसल मतलब गेहूं वाली फसल। नवंबर में गेहूं बोया जाता है ना, मार्च में काटा जाता है, मार्च अप्रैल में। ठीक है। तो रबी फसल के लिए यह वर्षा काफी लाभदायक होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक सवाल और आपसे पूछा जाता है जलवायु वर्गीकरण से। तो जलवायु वर्गीकरण से जो सवाल पूछा जाता है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा वो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देता हूं।
जलवायु वर्गीकरण से जो सवाल पूछा जाता है, एक है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बिहार जो है, बिहार को किस में रखा जाता है, बस यही पूरा आपको नहीं समझना है। तो बिहार का अगर हम ये दो भाग कर ले तो इसका जो उत्तरी भाग है इसको CWG में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? CWG में रखा जाता है। और जो दक्षिणी भाग है उसको AW के अंतर्गत रखा जाता है। ये आपका हो गया कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इतना ही आपको याद करना है, बाकी कुछ आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे डिटेल में जलवायु वर्गीकरण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतने से। लेकिन ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, ये ध्यान रखिएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इसको ऐसे रखा गया। दूसरा, एक जलवायु वर्गीकरण सही रूप में तो इसको अगर ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जलवायु वर्गीकरण कर लेते हैं। और जलवायु वर्गीकरण में ये हो गया आपका कोपेन, ये आपका हो गया कोपेन का। दूसरा एक जलवायु वर्गीकरण है त्रिवार्था का। कभी कभी त्रिवार्था के हिसाब से भी पूछ लेता है। तो त्रिवार्था वाले जलवायु वर्गीकरण में ये आपका बिहार है, जो भी मैं बना रहा हूं ये बिहार है। तो बिहार के अधिकांश भाग को यहां पर ये कह रहे हैं CAW, और एक संकीर्ण उत्तरी भाग है, इसको, इस वाले हिस्से को ये लोग कहते हैं, मतलब त्रिवार्था, सॉरी ये थानथेट का है, इसको याद रखिएगा, थानथेट का CBW, इसको क्या कहते हैं? CBW। ये त्रिवार्था का नहीं है, इसको थानथेट कर लीजिए। ये थानथेट का जलवायु वर्गीकरण है, थार्मथ्वेट। और एक त्रिवार्था महोदय है, त्रिवार्था महोदय ने जो जलवायु वर्गीकरण किया है। त्रिवार्था महोदय के जलवायु वर्गीकरण में अगर ये बिहार है तो बिहार को उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा कि जो उत्तरी भाग है वो CAW है और दक्षिणी भाग AW है। जो उत्तरी भाग है उसको इन्होंने कहा कि CAW है और जो दक्षिणी भाग है वो AW है। बस इतना आपको याद रखना है, इसी से आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। कोई भी जलवायु वर्गीकरण आपको रटने पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिहार से ही सवाल पूछा जाता है, इतने में आपका हो जाएगा। कोपेन के हिसाब से, थानथ्वेट के हिसाब से, त्रिवार्था के हिसाब से, इस मैप को आपको दिमाग में रखना है बस। बिहार कैसा क्षेत्र है? ज्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं? बिहार में ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे, बिहार में वो आपको खेती करते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो भूगोल में अगर हम कृषि जलवायु क्षेत्र को ना पढ़ें तो दिक्कत हो जाएगी। तो कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से एग्रो क्लाइमेटिक जोन इसको बोलते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इस हिसाब से इसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन फर्स्ट है, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपका सेकंड है, ऐसे ये थर्ड है, और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। कहीं कहीं पर इस जोन को आपको बोला जाएगा, ये जोन आपको लिखा मिलेगा जोन थर्ड A, और इसको बोला जाएगा जोन थर्ड B। तो आपको घबराना नहीं है, चाहे 4 भागों में ये मिले और चाहे आपको ये थर्ड A थर्ड B कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग किताबों में ये मिलेगा। तो पहला जो जोन है, जोन फर्स्ट है, ये पश्चिमोत्तर मैदान है। यहां पर देखिए दिशा कैसे निर्धारित करते हैं। ये आपकी नॉर्थ हो गए, ये होगी साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। जब ऐसे कार्नर वालों को लिखते हैं तो उत्तर या दक्षिण को पहले लिखते हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ऐसा नहीं होगा, वेस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे। यहां पे भी देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि उत्तरी दक्षिणी जो है इनको पहले लिखते हैं, ठीक। अब ये वाला हिस्सा बिहार के मैप में अगर इसको अप्लाई करें तो ये वाला हिस्सा किधर पड़ेगा? नॉर्थ वेस्ट में।
तो जो पहला जोन है वो पश्चिमोत्तर मैदान है, पश्चिमोत्तर का मैदान। इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, यहां पर आप नोट भी कर सकते हैं, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, ये जिले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सीवान भी मिलेगा, सारण भी मिलेगा, मुजफ्फरनगर मिलेगा, वैशाली मिलेगा, मुजफ्फरनगर, वैशाली, सारण, और कौन से जिले मिलेंगे? यहां से यहां तक का विस्तार है पूरा, है ना। शिवहर मिलेगा, दरभंगा मिलेगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, और आपको मिलेगा गोपालगंज। ये सारे जो जिले हैं वो आपको पश्चिमोत्तर मैदान यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन फर्स्ट में मिल जाएंगे। दूसरा जो जोन है उसको हम कहते हैं पूर्वी मैदानी भाग, यानी कि ये वाला हिस्सा पूर्वी मैदानी भाग में आएगा। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, है ना, सहरसा इसको बोलते हैं, सहरसा, माधोपुर, इसको मधेपुरा है, माधोपुर मेरे से निकल रहा है, मधेपुरा, मधेपुरा, ठीक है। ये सारे आपको इधर बेगूसराय मिलेगा, मुंगेर मिलेगा, खगड़िया मिलेगा, भागलपुर मिलेगा, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया। बिहार जो धरती है, बिहार की धरती जितना भूगोल में इंपॉर्टेंट है, जब इतिहास यहां पे हम डिस्कस करेंगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इतिहास में लगेगी। आजादी जो आई है, बिहारियों का बड़ा योगदान रहा है, बहुत योगदान रहा है। भागलपुर, ठीक है, मुंगेर, ये सब ये वाला क्षेत्र है, यहां पर ये वाला क्षेत्र है, ये सारा आपको मिलेगा। अररिया, किशनगंज, यहां पर आप लिखिए अररिया और यहां पर लिखिए किशनगंज। ये जो सारे क्षेत्र हैं ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन सेकंड में आते हैं। हालांकि आपसे ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर दिमाग, जिले आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन दिमाग में रखना जरूरी है। फिर आता है दक्षिण, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, है ना, ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मैंने वहां पे बताया था ना कि ऐसे नहीं लिखा जाएगा, और खुद भी लिख दिया, देखो लिखने के क्रम में बताया फिर रह गया। तो यहां पर आप आइए, ये वेस्ट है आपका, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, यानी कि ये क्षेत्र होगा दक्षिण पश्चिम का मैदान। इसको हम कहते हैं तीसरा जो क्लाइमेटिक जोन है वो थर्ड है। यहीं पर तीसरे क्लाइमेटिक जोन में आपको मिलेगा गया, मिलेगा, गया के बारे में बताया गया है ना, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये सारे जिले आपको दिख रहे हैं, दिखने चाहिए। इसी में राजधानी पटना भी आ जाएगी, इसी में नालंदा आ जाएगा, इसी में अरवल आ जाएगा। पटना, नालंदा, अरवल, बक्सर भी इसी में आ जाएगा, अरवल, बक्सर, ये सब इसी में आ जाएंगे। रोहतास आ जाएगा, भोजपुर आ जाएगा, इसी में आपका रोहतास भी आ जाएगा, इसी में आपका रोहतास आ जाएगा, रोहतास। और रोहतास के बाद में बड़ा बचा इधर एक भोजपुर, भोजपुर इसी में आ जाएगा, भोजपुर इसी में आ जाएगा। बात समझ में? ये पूरे हिस्से इसमें आ जाएंगे। अब आपका एक क्षेत्र आता है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? जिसको कैमूर कहते हैं, भभुआ,
कैमूर, इसको पहले भभुआ कहते थे, अब इसका नाम है कैमूर, भभुआ, तो भभुआ इसी में आ जाएगा। लखीसराय आ जाएगा, भभुआ, लखीसराय, ये सब आपको दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैप में आप मत जाइएगा, हर किताब में आप देखेंगे थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, लेकिन इनको मोटे तौर पर ऐसे याद कीजिए। शेखपुरा, बांका, जमुई, जमुई, शेखपुरा, बांका, बांके मत लिखिएगा, बांके नेपाल में पड़ता है, ये बांका है, ठीक है। लखीसराय हो ही गया, तो ये सारे के सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये जिले इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो जलवायु हम देख रहे हैं, एग्रोक्लाइमेटिक जोन भी हमने देख लिया। अब बिहार को कुछ मोटे मोटे तौर पर जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। जलवायु प्रदेश जो होते हैं उनको कुछ विशेषताओं, कॉमन विशेषताओं के आधार पर बांट दिया जाता है ना। और उन जलवायु प्रदेशों पे जब आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर कैसे कैसे कौन सी चीजें होती हैं, कैसी जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु से वर्षा के बाद में वहां पे खेती, वहां की मृदा, हर एक चीज का विकास इसमें हो जाएगा। तो ये पूरे जो क्षेत्र है इनको आपने देखा, ये 4 भागों में मोटे तौर पर ऐसे हमने बांट दिया था। इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 4 क्लाइमेटिक जोन आपके सामने होंगे। इस तरीके से आपने ये देख लिया। और ये मैप आप इतनी बार देखिएगा जब तक कि आपको यहां के एक एक जिले की लोकेशन याद ना हो जाए। एक एक जिले की लोकेशन जब तक ना याद हो जाए तब तक आप इसको देखते रहिएगा। जब सारी लोकेशन याद हो जाएगी तो आपको भूगोल तो समझ में आएगा ही, इतिहास में भी जब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यहां पर यह घटना हुई तो आपको समझ में आएगा। अब हम चलिए समझ लेते हैं बिहार के जलवायु प्रदेशों को। बिहार के जलवायु प्रदेशों को भी हम मुख्य तौर पर देखिए 4 भागों में ही उसी तरीके से बांट रहे हैं। जलवायु की क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर इसको 4 भागों में हम बांट देते हैं। और ये 4 भाग जो हैं, इन 4 भागों को ठीक वैसे जैसे हमने पढ़ा है, वो 4 भाग कौन हो जाएंगे? उत्तर पश्चिम का ये गिरिपदीय क्षेत्र हो जाएगा, इसको नोट करिए। ये उत्तर पश्चिम का गिरिपदीय क्षेत्र, अरे ये बिहार की भूमि है, ये बौद्ध की भूमि है, ये जयप्रकाश नारायण की भूमि है। नालंदा कोई छोटी बात नहीं है, तो यहां का भूगोल भी ये बयां करेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है। तो ये उत्तर पश्चिमी गिरपदीय प्रदेश हो जाएगा। गिरपदीय यानी कि पहाड़ के पद में जो रहता है, गिर माने पहाड़। फिर इधर आप आएंगे तो उत्तर पूर्वी प्रदेश एक हो जाएगा, उत्तर पूर्वी प्रदेश हो जाएगा। फिर इधर आप आएंगे तो रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश हो जाएगा, रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश हो जाएगा। रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश। और फिर एक क्षेत्र और होगा जिसको आप कह सकते हैं मध्यवर्ती प्रदेश, बीच में कहीं मध्यवर्ती, जिसकी विशेषता अलग पाई जाएगी, मध्यवर्ती प्रदेश। ठीक, मध्यवर्ती प्रदेश, बात समझ में? हिमालय के जो गिरिपद का क्षेत्र है, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, यहां पर वर्षा जो होगी, वर्षा की मात्रा क्या होगी, यानी कि इसको हम 1 नंबर दे रहे हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम 1 नंबर दे रहे हैं। तो अब 1 नंबर की विशेषता यहां पर हम लिख रहे हैं, ये 1 नंबर है। यहां पर 1400 मिलीमीटर, सेंटीमीटर मत लिखिएगा, 1400 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होगी, इससे अधिक वर्षा होगी। जुलाई में सबसे ज्यादा वर्षा यहां पर होगी, ठीक है। लेकिन अगर उत्तरी बिहार के अन्य क्षेत्रों को देखेंगे तो अगस्त में सबसे ज्यादा वर्षा होगी। अगर इधर आप बढ़ेंगे तो इधर अगस्त में वर्षा ज्यादा होगी, लेकिन इन वाले क्षेत्रों में, इधर वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा कब होगी? वो जुलाई के महीने में होगी।
यहां पर अपेक्षाकृत आर्द्र मौसम रहेगा। यहां पे ग्रीष्मकाल छोटा होगा, गिरिपदीय क्षेत्र है ना। शीतकाल देखेंगे तो उसकी अवधि ज्यादा होगी, कोल्ड यहां पर ज्यादा होगा। शीतकाल यहां पर गर्मी का समय यहां पर कम होगा और शीत काल अधिक होगा। शीतकाल यहां पर क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा क्षेत्र, इसको हम दे दे रहे हैं नाम, ये दूसरा क्षेत्र है। दूसरे क्षेत्र की अगर विशेषता देखें, उत्तर पूर्वी प्रदेश, ये सर्वाधिक मैक्सिमम वर्षा प्राप्त करेगा। मैक्सिमम वर्षा वाला ये क्षेत्र होगा। इससे ज्यादा वर्षा पूरे बिहार में और कहीं नहीं होगी, क्योंकि जो मानसून पवने आएंगी यहीं पर सबसे ज्यादा वर्षा करेंगे। यहां पर वर्षा ऋतु सबसे लंबी होगी। इस क्षेत्र में ठंडक का महीना सबसे लंबा होगा, यहां पे वर्षा ऋतु सबसे लंबी होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करेगा, ये क्षेत्र नार्वेस्टर से भी वर्षा प्राप्त करेगा, है ना। और नार्वेस्टर से यहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून और प्लस नार्वेस्टर से वर्षा मिलेगी। नार्वेस्टर से ये वर्षा मिलेगी। तो इस वर्षा के कारण, ये जो वर्षा यहां पर हो रही है, इस नार्वेस्टर की वर्षा के कारण ये जो वर्षा हो रही है, ये जूट की खेती के लिए लाभदायक होगी। बिहार में जूट की खेती होती है, के लिए लाभदायक होगी। भाई बिहार का इतिहास में भी बड़ा स्थान रहा है, नील की खेती हो रही है ना। अभी जूट की खेती देखिए यहां पर हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये अरब सागरीय मानसूनी शाखा से आप देखेंगे वर्षा प्राप्त करेगा कि नहीं। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि नहीं करेगा। रोहतास का क्षेत्र जो है, रोहतास का क्षेत्र अरब सागरीय मानसून से भी वर्षा प्राप्त करेगा। जो रोहतास का क्षेत्र है वो अरब सागरीय मानसून से भी वर्षा प्राप्त करेगा। अरब सागरीय जो शाखा होगी, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक मात्रा में 1200 सेंटीमीटर अरब सागरीय शाखा से वर्षा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि अब इधर एक शाखा आ गई, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, तो यहां पर दूसरी शाखा से वर्षा नहीं होगी। ऐसा नहीं है। ये निम्न पठारी प्रदेश है, ये पठारी वाला क्षेत्र है ना, तो ये अरब सागर के क्षेत्र से जो वो शाखा होगी, उससे जो आर्द्रता ग्रहण करके पवने आएंगी, वो यहां पर वर्षा करेंगे, है ना। नार्वेस्टर जो है, नार्वेस्टर वर्षा से जो क्षेत्र वंचित रह जाता है, वो लू के प्रभाव में आ जाता है। मई के महीने में आप देखेंगे बहुत ज्यादा गर्मी वहां पर रहेगी। बात समझ में आ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी वहां पर रहेगी, और जो नार्वेस्टर के क्षेत्र में रहेगा वहां पर वर्षा हो जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी, है ना। जो यहां का ये मध्यवर्ती क्षेत्र हम बात कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र में आप देखेंगे तो गंगा के दोनों ओर का क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं। यहां पर उच्चतम तापांतर रहता है। ये जो तीसरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र, यहां पर उच्चतम तापांतर पाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में उच्चतम तापांतर कहां पाया जाता है, तो मध्यवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। यहां पे वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। ठीक है, और एक क्षेत्र जो ये बचा, चौथा क्षेत्र, इसको हमने चौथा नाम दिया है, ये वाला क्षेत्र। वहीं पर हमने बताया था कि उत्तर पूर्वी जो प्रदेश है वो तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा प्राप्त करेगा, लेकिन जो रोहतास का ये पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश है, ये आपका अरब सागर शाखा से वर्षा प्राप्त करेगा। अरब सागर शाखा से वर्षा प्राप्त करेगा, 1200 मिलीमीटर की वर्षा ये प्राप्त करेगा।
बात समझ में? ठीक है, ये जो क्षेत्र होगा उच्चतम तापांतर, यहां पे ये लू वाला क्षेत्र होगा, मैदानी क्षेत्र है, लू वाला क्षेत्र है। लू चलेगी तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, लू हटेगा तो गर्मी कम हो जाएगा, धूल भरी आंधियां चलेंगे। उच्च मौसम का उच्च तापमान मई महीने में आपको मिले, जून महीने में आपको मिलेगा, है ना। जून में हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा। हाईएस्ट टेम्परेचर कब मिलेगा? जून के महीने में आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज बचती है कि वर्षा जो अभी हमने पढ़ा है, अगर इसके वितरण को देखें, वर्षा के वितरण की अगर हम बात करें तो वर्षा के वितरण को हम कैसे देख सकते हैं? बिहार में वर्षा का वितरण कैसे होता है? तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। थोड़ा व्यवस्थित तौर पर देख लेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं जिन कारण से जहां पर वर्षा होती है। चारों मौसमों में जो वर्षा की मात्रा है वो 1200 से नीचे 700 मिलीमीटर तक और ऊपर 1500 मिलीमीटर तक, बस इसी के बीच में रही, यानी कि 1500 से 700 मिलीमीटर के बीच में वर्षा की मात्रा यहां पर पाई जाती है। लेकिन क्षेत्रवार आप देखेंगे तो इसमें असमानता है। कभी ज्यादा वर्षा होगी, जैसे 2021 का आंकड़ा दिया हुआ है उसमें 1441 मिलीमीटर वर्षा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, तो वर्षा में 1500 मिलीमीटर से लेके 700 मिलीमीटर ये रेंज पाई जाती है। ये रेंज है वर्षा की जो पाई जाती है ना। तो 700 मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम 1500 तक। 2021 में देखा जाए तो 1414 मिलीमीटर वर्षा हुई है। ठीक है, मैदानी भाग में आप देखेंगे तो सेंटीमीटर में अगर आपसे पूछा जाए तो मैदानी भाग में आपको 100 से लेके 150 सेंटीमीटर वर्षा आपको मिलेगी। 100 से लेके 150 सेंटीमीटर वर्षा आपको मिलेगी, ये सेंटीमीटर है। लेकिन उत्तर पूर्वी भाग में आप जाएंगे तो वहां 200 सेंटीमीटर तक वर्षा मिल जाएगी। ,200 सेंटीमीटर तक वर्षा आपको यहां पर मिल जाएगी। बिहार में सबसे कम वर्षा कहां होती है और बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? तो मैक्सिमम जो वर्षा होती है वो होती है किशनगंज में, और जो मिनिमम वर्षा होती है कहां पर? मिनिमम वर्षा होती है पटना के पास में। पटना के पश्चिम त्रिकोणीय भूखंड माना जाता है। पटना के पश्चिम स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर यहां पर सबसे कम वर्षा होती है और किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नार्वेस्टर यहां का कारण है। ऊंची औसत वर्षा क्यों होती है ना? मानसून के पहले ही यहां नार्वेस्टर के कारण वर्षा होती है। हिमालय से निकट का क्षेत्र है, हिमालय की ऊंचाई भी इसका कारण है, टकरा के वहां से फिर वर्षा यहां पर हो जाती है। तो यहां पर जो किशनगंज में होती है नार्वेस्टर, हिमालय से नजदीकी, इन कारणों से वर्षा होती है। बस इतना कॉन्सेप्ट रखिए, आपके सवाल सही हो जाएंगे। बस समझ में। अब चलिए एक एक करके थोड़ी थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं, बस ये हमारा चैप्टर आसानी से समाप्त हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा।
ठीक है, पहले देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून वाली जो वर्षा है, भाई मैंने आपको बताया कि हिंद महासागर से दो शाखाएं बढ़ती हैं, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल खाड़ी की शाखा। तो बंगाल खाड़ी की शाखा से यहां पर वर्षा होगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा यहां पर होगी, ठीक है। और जितनी भी वर्षा पूरे बिहार में होती है तो उसका औसतन आप देखें तो इसी शाखा से 85% वर्षा होती है, औसतन 85% वर्षा इसी शाखा से होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून में इसी शाखा से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ही देन है, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। कुल वार्षिक वर्षा की लगभग 85% इससे मिल जाएगी, कभी कम भी मिलेगी, लेकिन औसत की बात की जाती है तो ऐसे ही कहते हैं। अब मानसून निश्चित नहीं रहता है, मानसून की अनिश्चितता रहती है। तो मानसून की अनिश्चितता के कारण क्या होता है, कृषि पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि मानसून का सबसे अनिश्चित होने का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, तो कृषि पे पड़ता है। अगर मानसून सही समय पर आ गया तो खेती अच्छी होगी, मानसून सही समय पर नहीं आया तो खेती किसानी अच्छी नहीं हो पाएगी। दूसरा है मानसून की वापसी से, इससे वर्षा होती है। कब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बिहार में मानसून का प्रभाव कम होने लगता है, उनका मानसूनी हवाओं का वेग कम हो जाता है, मानसून सिमटने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं मानसून वापस जाता है। प्रथम सप्ताह में क्या होता है, मानसूनी हवाओं का वेग कम, वेग जो है वो कम होने लगेगा, है ना, उनका प्रवाह सिमटने लगेगा, प्रवाह में सिमटाव पाया जाएगा और इसके फलस्वरूप वर्षा कम हो जाएगी। अब इसके फलस्वरूप आप देखेंगे तो जो ये हिस्सा है यहां पर तो वर्षा ठीक ठाक होगी, 100 मिलीमीटर तक होगी, यहां पर 25 मिलीमीटर तक होगी। बिहार अगर इसको माने तो उसके क्षेत्रों को आप देखेंगे ना, तो यहां पर जो वर्षा होगी वो 100 सेंटीमीटर मिलीमीटर तक होगी और यहां पर केवल 25 मिलीमीटर तक होगी, है ना। तो इस अवधि में ज्यादातर जो बिहार का क्षेत्र है इसके परिणाम स्वरूप इस समय 25 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक वर्षा की प्राप्ति इस समय होती है। अधिकतर क्षेत्रों में ऐसे ही इसका एवरेज रहता है, ठीक है। हथिया नक्षत्र की वर्षा बिहार की कृषि के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है और ये वही अवधि है, वही अवधि है जब हथिया नक्षत्र वाली बात होती है। बिहार में क्या शीतकालीन वर्षा होती है, क्यों होती है, तो शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय अवदाबों से संबंधित होती है। जनवरी फरवरी महीनों में बता चुके हैं अभी, भूमध्य सागरीय अवदाबों से संबंधित, और ये होती कब है, दिसंबर से कभी कभी स्टार्ट हो जाएगा, मेनली इसका रहेगा जनवरी फरवरी। यूपी में भी होती है, जनवरी फरवरी माह में वर्षा होती है ना।
और ये वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाएगी, क्योंकि भूमध्य सागर किधर है, पश्चिम की तरफ है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर मात्रा में कमी देखी जाएगी। ये कम होती चली जाएगी, पश्चिम से पूरब की तरफ आप जाएंगे, है ना। और आप देखेंगे तो गंगा का दक्षिणी मैदान केवल 10 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करेगा। दक्षिण पूर्व की ओर जब आप बढ़ेंगे तो दक्षिण पूर्व की ओर ये 25 मिलीमीटर तक हो जाएगी, जो आपसे कभी इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ग्रीष्मकालीन वर्षा मार्च से मई महीनों के बीच में ये वर्षा होती है, अल्प मात्रा में होती है। अल्प मात्रा में मार्च से मई माह में, मार्च से मई माह तक यह वर्षा होती है। ठीक है। पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक, मिलीमीटर तक, और पश्चिमी भाग में यह कम हो जाती है। और इसकी जो रेंज है 50 मिलीमीटर से कितनी रहेगी, 200 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। काफी कम मात्रा है, बहुत ज्यादा मात्रा ये नहीं। ठीक है। चक्रवाती हवाएं चलती हैं तो पूर्णिया जिले में आर्द्रता आपको मिलेगी। चक्रवाती वर्षा, और चक्रवाती वर्षा जो विशेषता आपको मिलेगी, चक्रवाती वर्षा, पूर्णिया में आर्द्रता, आर्द्र मौसम पाया जाएगा वहां, है ना। ये आर्द्र वहीं पर चक्रवाती वर्षा के कारण आपको मिलेगा, वो क्षेत्र है। जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है ये आम, लीची फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। आम, लीची व भदई फसलों के लिए भादो महीने में फसलों के लिए लाभदायक। लीची होती है ना, लीची कहां पर होती है बताइएगा। वैसे आगे हम पढ़ेंगे, सारा आपको बताएंगे, लेकिन आप लोग ये सब चीजें देखते रहिए, समझते रहिए। तो ये आपका जलवायु और वर्षा वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बिहार की अपवाह प्रणाली पढ़ेंगे, यानी कि जो वहां का नदी तंत्र है, नदी तंत्र को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नदी तंत्र से क्योंकि सवाल भी को पूछे जाते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी भी है। और ये सारी क्लासेस प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे पूरी सीरीज आपको ऐसे मिलती रहेगी और आप लोग पढ़ते रहेंगे, आपकी तैयारी आसान रहेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और पढ़ते हैं अपवाह प्रणाली या नदी तंत्र के बारे में। थैंक यू सो मच।